इसके बाद सीन भी डब्ल्यू एंटरटेनमेंट के ऑफिस पे शिफ्ट होता है। चोई योन से पूछ रहा था कि क्या तुम्हारी डिटेक्टिव एजेंसी की शूटिंग अच्छी रही। योन ने जवाब दिया कि शायद। चोई ने पूछा कि शायद से तुम्हारा क्या मतलब। योन ने अपना सिर पकड़ते हुए बताया कि ऐसा ही कुछ। फिर वो परेशान होकर सोचने लगी कि वुजीन को देखने में और अपनी खुद की आंखों से एक्सपीरियंस करने में बहुत ही फर्क है। शूटिंग के वक्त मैं भी उससे इंटिमिडेट हो गई थी, लेकिन आखिर क्यों? शायद ऐसा इसलिए क्योंकि मैं उसकी एक्टिंग के साथ सिंक करने की कोशिश कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी एक्टिंग उतनी अच्छी नहीं है। एक वक्त पे तो ये बात मैंने अपने ईगो पर ले ली थी। आखिर वो ऐसी एक्टिंग कैसे कर लेता है? क्या ये सिर्फ उसका टैलेंट ही है? किम यूजिन और असिस्टेंट मैनेजर पार्क का रोल पूरी तरह से अलग होने के बाद भी वो इन्हें एक साथ इतना परफेक्टली मैनेज कैसे कर लेता है? और ऊपर से वो बोलता है कि उसने सेल्फ स्टडी की हुई है। शायद ये करना मेरे लिए नामुमकिन है। पास खड़ा चोई भी परेशान बैठी योन को देख रहा था। वहीं योन ने आगे सोचा कि मैं फिर भी वुजीन की एक्टिंग देखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी एक्टिंग में बेहतर होना चाहती हूँ और इसके लिए मुझे उसे यहाँ लाना ही होगा। इतना सोच उसने चोई से पूछा कि तुमने वुजीन को कितनी डाउन पेमेंट देने का डिसाइड किया है? क्या उसकी कोई कॉल आई थी? ये सुन चोई ने पूछा कि तुम अचानक से इस बारे में क्यों पूछ रही हो? फिर उसने ना में जवाब देते हुए बताया कि मैं अभी भी उसकी डाउन पेमेंट डिसाइड करने में लगा हूँ। योन ने उससे कहा कि पेमेंट जितनी हो सके उतनी ज्यादा रखना, हमें उसे सीज करना ही होगा। तभी चोई का फोन बजने लगा। चोई एक अननोन नंबर देखकर सरप्राइज्ड हो गया। उसके फोन उठाने पर सामने से आवाज आई कि मैं कांग वुजीन हूँ। ये सुन चोई पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। उसने योन को बताया कि ये व्यूजीन का कॉल है। योन ने भी उसे जल्दी से बात करने को कहा। चोई ने व्यूजीन को ग्रीट करते हुए कहा कि मैं तुम्हारे ही कॉल का इंतजार कर रहा था। वुजीन ने उससे माफी मांगकर बताया कि मैं शूटिंग में थोड़ा बिजी था। वैसे मैं मिलकर डाउन पेमेंट के बारे में डिस्कस करना चाहता था। ये सुन चोई ने एक्साइटेड होकर कहा कि तो हमें जरूर मिलना चाहिए। अभी तो काफी लेट हो चुका है, इसलिए क्या हम तुम्हारे घर के पास मिले? सामने से व्यूजीन ने उसे ना में जवाब देते हुए कहा कि मैं BW एंटरटेनमेंट की ऑफिस पे आऊंगा। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां चोई व्यूजीन को वेलकम कर रहा था। व्यूजीन ने भी उसे ग्रीट किया। चोई ने कहा कि ये जगह थोड़ी छोटी लग रही होगी, राइट? लेकिन एक स्टार्टअप के लिए ये काफी बड़ा है। हालांकि ये सब कुछ योन की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। ये सुन वुजीन ने सोचा कि एज एक्सपेक्टेड सिर्फ एक टॉप एक्टर के दम पर पूरी कंपनी भी मेंटेन की जा सकती है। इतना सोच उसने चोई से पूछा कि लेकिन सिर्फ योन ही क्यों? चोई ने बताया कि मैं सिर्फ योन पे ही फोकस कर रहा था और कंपनी की फाउंडेशन बिल्ड करने में बिजी था। वैसे क्या तुम किसी और एंटरटेनमेंट कंपनी से मिले? वुजीन ने मन ही मन कहा कि तुम ही फर्स्ट हो, लेकिन मैं ये बता नहीं सकता। इतना सोच उसने कहा कि हाँ, मैं काइंड ऑफ उनमें से कुछ को मिल चुका हूँ। ये सुन चोई ने पूछा कि ये काफी हेक्टिक रहा होगा, राइट? लेकिन फिर भी तुम्हें ये करना ही होगा क्योंकि ये वक्त काफी इंपॉर्टेंट है। अब इससे पहले कि हम तुम्हें कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करें, मेरा मानना है कि सबसे पहले डाउन पेमेंट की बात कर लेना ज्यादा बेहतर होगा। तुमने कहा था कि बाकी की कंपनीज ने होश उड़ा देने वाली कंडीशंस ऑफर की थी, राइट? मैं भी उनसे अग्री करने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम्हारे मन में कोई पर्टिकुलर कंडीशन है? वुजीन ने दोंगचुन की 20 मिलियन वोन वाली बात याद कर सोचा कि हाँ, एक कंडीशन तो है, लेकिन क्या ये ठीक रहेगा? क्या ये 20 मिलियन वोन की बात सुन मुझे तुरंत ही रिजेक्ट नहीं कर देगा? चलो, अभी के लिए मैं ये बात आराम से और साफ तौर पे बता देता हूँ। मुझे सिर्फ 20 मिलियन वोन ही बोलना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इतना सोच वो 20 मिलियन वोन बोलने जा ही रहा था कि सामने से चोई ने पूछा कि 30 मिलियन वोन कैसे रहेंगे? ये सुन वुजीन भौचक्का रह गया। वो 30 मिलियन वोन की बात दोहराते दोहराते चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तभी चोई फिर से कुछ बोलने लगा। वुजीन ये देख कंफ्यूज हो गया। तभी चोई ने उंगली के इशारे से बताया कि 40 मिलियन वोन भी संभव है। ये सुन वुजीन मन ही मन हवा में मुक्के मारने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि चोई ने अचानक से ऐसे 10 मिलियन वोन कैसे बढ़ा दिए। फिर उसने अपना सीरियस एक्ट बनाए रखते हुए पूछा कि क्या 40 मिलियन वोन? चोई ने उसे जवाब दिया कि हाँ, ये संभव है। ये सुन वुजीन सोचने लगा कि अगर ये इतने सारे पैसे ऑफर कर रहा है तो मेरे पास उसे मना करने की कोई वजह नहीं है। इसमें गलती तो इन छोटी वाले मिस्टर की ही है, मैं तो इनोसेंट हूँ। चलो, अभी के लिए कॉन्वर्सेशन नेचुरल रखते हैं। इतना सोच उसने चोई से पूछा कि मैं ये जानने के लिए क्यूरियस हूँ कि तुमने इतना अमाउंट क्यों सेट किया। चोई ने उसे बताया कि अगर सच कहूँ तो इन दिनों डाउन पेमेंट ना देने का ट्रेंड चल रहा है। यहाँ तक कि टॉप एक्टर्स को भी पैसों की जगह घर या और चीजें दी जाती हैं। राइज कर रहे नौसिखियों के लिए भी ऐसा ही होता है। वुजीन ने कहा कि हाँ, मुझे इस बारे में आइडिया है। चोई ने आगे बताया कि मोस्टली डाउन पेमेंट्स तब होती है जब आर्टिस्ट ट्रांसफर हो रहा हो। एक्टर्स या आइडल्स को यूजुअली अपने पहले कॉन्ट्रैक्ट पे डाउन पेमेंट नहीं मिलती, क्योंकि वो ट्रेनीज की तरह शुरुआत करते हैं। लेकिन तुम्हारा केस थोड़ा स्पेशल है। एक अनजान एक्टर होने के बावजूद भी तुम्हारे पास ऑलरेडी 2 प्रोजेक्ट्स हैं। ये वाकई में रेयर है। लेकिन अगर सच कहूँ तो आम जनता के लिए तुम अभी भी एक ऑर्डिनरी बंदे हो।
एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में रिकग्निशन से ही पैसे बनते हैं। इसलिए जो एंटरटेनमेंट कंपनीज तुम्हें नहीं जानती, उन्हें जब पता चलेगा कि तुम्हें इतना डाउन पेमेंट दिया गया है, तो वो मुझे पागल समझेंगे। वहीं जो कंपनीज तुम्हें और तुम्हारे पोटेंशियल को जानती है, वो फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए तुम पर पूरे दिल से इन्वेस्ट करेगी। आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंपनीज और पब्लिक का रिकग्निशन। हालांकि तुम्हारी एक्टिंग भी काफी इनक्रेडिबल है, और ये बात अमेजिंग है कि डायरेक्टर्स ने तुम्हारी एक्टिंग से प्रभावित होकर प्रोडक्शन को ज्वाइन किया। लेकिन इस इंडस्ट्री में फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन होता है। क्या होगा अगर तुम्हारे ज्वाइन किए हुए सारे प्रोजेक्ट्स फेल हो गए तो? इससे तुम्हारी सिचुएशन एक अनजान एक्टर के तौर पे काफी खराब हो जाएगी। अगर वैसा कुछ हो तो इसका मतलब होगा कि एजेंसीज एक आम बंदे को डाउन पेमेंट के तौर पे 40 मिलियन वॉन दे रहे हैं। उसी अनसर्टेनिटी के कारण भले ही तुम कितने भी अच्छे एक्टर हो, लेकिन वो लोग तुम्हें 40 या 50 मिलियन वॉन से ज्यादा नहीं देंगे। लेकिन इस सिचुएशन में डाउन पेमेंट मैटर करती ही नहीं है। जैसा कि तुम्हें पता होगा, सबसे क्रूशियल चीज होती है पेमेंट रेशियो और कॉन्ट्रैक्ट का वक्त। ये सब सुन वुजीन ने सोचा कि मुझे कुछ नया सीखने को मिला। उसने चोई से कहा कि मेरे केस में मुझे पैसे, वक्त और ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, राइट? चोई ने उसे हाँ में जवाब देते हुए बताया कि सारी एंटरटेनमेंट कंपनी के लिए ये एक बड़ा मेरिट होगा। अभी के लिए तो शायद तुम किसी कंपनीज या कंडीशन से खुश नहीं होंगे, लेकिन जैसे जैसे तुम्हारी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, तुम्हें एजेंसी की इंपॉर्टेंस समझ आ जाएगी। इसलिए मैं डिसाइड कर रहा था कि कितनी डाउन पेमेंट अच्छी रहेगी। ट्रेनिंग से गुजर रहे नौसिखिए एक्टर्स के लिए पेमेंट रेशियो टिपिकली 50-30% से 60-40% होता है। लेकिन तुम ऑलरेडी एक कंप्लीट एक्टर बन चुके हो, जिसका मतलब है कि एजेंसी को तुम पर एक पैसा भी खर्चना नहीं पड़ेगा। तो फिर 90-10% का पेमेंट रेशियो जिसमें हम 10% ले, वो कैसा रहेगा? ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 1 साल का ही होगा। कम शब्दों में कहा जाए तो मैं तुम्हें हमारी BW एंटरटेनमेंट का टेस्ट लेने की ऑफर दे रहा हूँ। तुम कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करना है या नहीं, वो 1 साल बाद डिसाइड कर सकते हो। तो फिर बताओ, तुम्हारे इस बारे में क्या विचार है? वुजीन उसकी कंडीशन सुन अंदर ही अंदर हैरान हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई उसे इतनी बढ़िया कंडीशंस कैसे ऑफर कर सकता है। उसने सोचा कि मुझे एक्सपीरियंस तो चाहिए, और ऊपर से 90-10% रेशियो और 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मेरे लिए परफेक्ट रहेगा। किसी पहचान वाले के साथ काम करना ज्यादा अच्छा रहेगा। ये एक बोनस है कि वो पहचान वाला पर्सन यियोन है। इतना सोच उसने चोई से पूछा कि क्या मैं 2 और कंडीशंस ऐड कर सकता हूँ? एक तो ये कि मुझसे मेरे पास्ट के बारे में कोई सवाल नहीं पूछे जाएंगे, और दूसरी ये कि मैं सिर्फ अपनी मर्जी के प्रोजेक्ट पे ही काम करूंगा। ये सुन चोई सोच में पड़ गया। फिर उसने कहा कि मैंने योन से ये बात सुनी थी कि तुम्हारे पास्ट के रिगार्डिंग कुछ ऐसा सीक्रेट है जो तुम बताना नहीं चाहते। और क्या दूसरी कंडीशन से तुम ये कहना चाहते हो कि तुम प्रोजेक्ट की रिकमेंडेशंस भी नहीं लोगे? वुजीन ने कहा कि नहीं, उतना तो चलेगा। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि प्रोजेक्ट मैं खुद डिसाइड करूंगा। चोई ने मन ही मन सोचा कि अगर ऐसा ही है तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। इतना सोच उसने वुजीन से कहा कि ये दोनों ही कंडीशंस एक्सेप्टेबल हैं और कॉन्ट्रैक्ट में ऐड की जा सकती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार हो? वुजीन ने उसे हाँ में जवाब दिया। ये सुन चोई खुश होकर मन ही मन उछलने लगा। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं हमारी BW एंटरटेनमेंट के दूसरे एक्टर के साथ काम करने के लिए एक्साइटेड हूँ। तभी वुजीन ने उसकी ओर एक कार्ड बढ़ाते हुए बताया कि मुझे ये स्क्रिप्ट रीडिंग के वक्त मिला था। ये कोई एंटरटेनमेंट कंपनी नहीं, बल्कि एक फिल्म कंपनी है। उन्होंने मुझे कांटेक्ट करने के लिए बोला था। ये सुन चोई ने खुश होकर कहा कि ये तो बहुत ही अमेजिंग है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट और काम एक साथ मिल जाएगा। चलो देखते हैं कि ये कौन सी कंपनी है। इतना सोच जैसे ही उसने कंपनी का नाम पढ़ा, वो पूरी तरह से भौचक्का रह गया। उसने कहा कि ये तो बॉक्स मूवी है। ये एक बहुत ही बड़ी फिल्म कंपनी है, और ऊपर से ये जनरल मैनेजर चोई डोमिन का कार्ड है। वो बॉक्स मूवी में एक इन्फ्लुएंशियल फिगर है। क्या ये डायरेक्टर वो ह्यून के साथ मिले हो सकते हैं? डायरेक्टर वो ह्यून हमारी कंट्री के लेजेंडरी डायरेक्टर्स में से एक है। उसका नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी बॉक्स मूवी के साथ है, और ऊपर से वो ह्यून और जनरल मैनेजर डोमिन काफी क्लोज है। लगता है वो तुम्हें कास्ट करना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी के लिए तुम्हें जनरल मैनेजर डोमिन से मिल लेना चाहिए। तुम्हें उनसे मिलना ही होगा। मैं अभी उन्हें कॉल करता हूँ। इतना बोल उसने कॉल मिला दिया। वुजीन को यकीन नहीं हो रहा था कि वो कोई बड़ी फिल्म कंपनी है। चोई ने फोन उठते ही बताया कि मैंने सुना है आपने वुजीन को अपना बिजनेस कार्ड दिया था। क्या हम इस बारे में मिलकर बात कर सकते हैं? तभी सामने से जवाब आया कि वो अभी के अभी मिलना चाहते हैं। ये सुन चोई हैरान रह गया। वुजीन भी ये देख कंफ्यूज्ड हो गया। इसके बाद सीन बॉक्स मूवी फिल्म कंपनी के ऑफिस पे शिफ्ट होता है। वुजीन और चोई वहां बैठे किसी का इंतजार कर रहे थे। चोई ने थोड़ा इरिटेट होकर कहा कि ये लोग थोड़ा लेट हो रहे हैं। हमें ऐसे इंतजार करते हुए ऑलरेडी 40 मिनट हो चुके हैं। क्या वो इस बात से गुस्सा है कि वो डायरेक्टली तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पाए? वहीं वुजीन वहां लगे मूवी पोस्टर देख सोच रहा था कि मैंने ये मूवीज देखी हुई हैं।
तभी एक बंदे ने वहां पर आते हुए उन लोगों से माफी मांगी और बताया कि मुझे रास्ते में थोड़ा काम आ गया था। ये सुन वूजिन ने सोचा कि मैंने ऐसी बातें डिजाइन कंपनी में काफी बार सुनी है, ये बंदा झूठ बोल रहा है। फिर उस बंदे ने उनके पास आते हुए कहा कि फाइनली हमें मिस्टर वूजिन को मिलने का मौका मिल ही गया, मैं काफी वक्त से इंतजार कर रहा था। वूजिन ने बताया कि मैं एक शूटिंग में बिजी था। ये सुन उस बंदे ने सीरियस फेस बनाते हुए कहा कि अच्छा, ऐसा क्या, लेकिन फिर भी तुमने काफी वक्त लगा दिया। मैं इस बात से ऑलमोस्ट डिसअपॉइंटेड था क्योंकि तुमने एक हफ्ते तक मुझसे कांटेक्ट नहीं किया। मुझे लगा कि एक नया एक्टर जो अभी अभी इस इंडस्ट्री में आया है वो मुझे इग्नोर कर रहा है। वूजीन उसकी बातें सुन समझ गया कि ये बंदा अपसेट है। फिर उस बंदे ने आगे पूछा कि तुम डायरेक्टर वो ह्यून को तो जानते ही होंगे राइट? मैंने तुम्हारे बारे में उन डायरेक्टर को सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। मुझे ऑलमोस्ट डांट पड़ने ही वाली थी क्योंकि तुमने अब तक कांटेक्ट नहीं किया था। मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा, बस ऐसे ही बता रहा हूँ। वुजीन ने मन ही मन कहा कि तुम मुझे ब्लेम ही कर रहे हो। फिर उस बंदे ने टेबल पर एक स्क्रिप्ट रखते हुए बताया कि अगर तुम यहाँ ज्वाइन करना चाहते हो तो तुम्हें ऑडिशन देना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स के आगे ये करना बहुत ही आसान होगा। ये रहा सिनारियो, जरा इसे एक बार देख लो। चोई ने वो स्क्रिप्ट व्यूजीन को देते हुए सोचा कि मैनेजर डोमेन इसे ओपनली पुश कर रहे हैं। अगर ये इस डायरेक्टर ह्यून के प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर पाया तो इसकी इन्फ्लुएंस काफी बढ़ जाएगी। तभी मैनेजर डोमेन स्मर्क करते हुए बोलने लगा कि ये बात ऑब्वियस है, लेकिन फिर भी मैं कह देता हूँ कि मैं पैसों के रिगार्डिंग कुछ नहीं बता सकता। आखिर ये डायरेक्टर ह्यून की फिल्म है, इन्वेस्टर्स पैसे लेकर लाइन में खड़े हैं। चोई ने उसके बिहेवियर से इरिटेट होकर मन ही मन कहा कि मुझे ये बंदा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये हमेशा से ही ऐसा रहा है, लेकिन मैं सिर्फ इसकी वजह से इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी गवा नहीं सकता। इतना सोच उसने वुजीन से कहा कि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसे तुम्हें हर हाल में एक्सेप्ट करना ही चाहिए। अगर सच कहूं तो ऐसी चीजें नौसिखिए और अनजान एक्टर्स के साथ कभी नहीं होती। वुजीन ने पूछा कि अच्छा, ऐसा क्या? चोई ने हाँ में जवाब देते हुए बताया कि तुम्हें डायरेक्टर ह्यून के प्रोजेक्ट को ज्वाइन करने का ऑफर मिल रहा है, चलो अभी के लिए इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। वुजीन ने कहा कि ठीक है, इसे रिफ्यूज कर दो। चोई खुश होकर बोलने लगा कि बढ़िया, चलो ऐसा ही करते हैं। तभी उसे समझ आया कि अभी अभी वुजीन ने इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया। वो वुजीन से पूछने लगा कि क्या तुमने अभी अभी मुझसे रिफ्यूज करने को बोला? कहीं मुझसे सुनने में तो गलती नहीं हुई ना? वुजीन ने वैसे ही बेफिक्र होकर कहा कि प्लीज उस प्रपोजल को रिफ्यूज कर दो। ये सुन चोई भौचक्का रह गया। वो वुजीन को देख सोचने लगा कि ये इस बात को लेकर एकदम सीरियस है। अब मुझे समझ आया कि योन इसे स्पेशल केस क्यों कहती है, ये वाकई में अनप्रेडिक्टेबल है। इतना सोच उसने वुजीन से कहा कि लेकिन अभी तो तुमने स्क्रिप्ट के सिर्फ कुछ ही पेजेस पढ़े हैं, क्या तुम अभी से रिफ्यूज करना चाहते हो? पहले थोड़ा शांत हो जाओ। वुजीन ने बताया कि मैं शांत ही हूँ। ये सुन चोई ने कहा कि तो थोड़ा और शांत हो जाओ, क्या तुम सही में इस अपॉर्चुनिटी को गंवाना चाहते हो? वुजीन ने जवाब दिया कि हाँ, मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ। ये सुन चोई ने मन ही मन सोचा कि ये बंदा किसी भी हाल में मानने को तैयार नहीं है। अगर ऐसा ही है तो मुझे मना करने से पहले थोड़े अच्छे शब्दों से कवर अप करना होगा। इतना सोच वो हंसते हुए मैनेजर डोमिन से बोलने लगा कि वुजीन को ये स्क्रिप्ट काफी अमेजिंग लगी। डोमिन ने पूछा कि अच्छा, ऐसा क्या? वैसे ये एक्सपेक्टेड था, लेकिन ये बात उसकी जगह तुम क्यों बता रहे हो? तभी वुजीन चोई की बात से डिसएग्री कर बोलने लगा कि नहीं, मैं इसे रिजेक्ट करना चाहता हूँ। लेकिन तभी चोई ने उसे कोहनी मारकर चुप करवा दिया। ये देख वुजीन ने सोचा कि क्या ये मुझे अभी के लिए प्रिटेंड करने को बोल रहा है? आगे चोई ने डोमिन को जवाब दिया कि ऐसा इसीलिए क्योंकि वुजीन अभी स्क्रिप्ट पढ़ना चाहता है। डोमिन ने भी ये सुन खुश होते हुए कहा कि ठीक है। फिर उसने थोड़ा एरोगेंट एक्ट करते हुए कहा कि ऐसे ही स्क्रिप्ट दे देने से ऐसा लग सकता है कि हम उसे कुछ ज्यादा ही फेवर कर रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा हेजिटेंट हूँ। चोई ने भी हंसते हुए उसकी बात से अग्री कर कहा कि अगर ये बात बाहर आ गई कि हम लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट दी गई थी तो ये काफी ट्रबलसम होगा। वैसे डायरेक्टर ह्यून वाकई में काफी इंप्रेसिव है, उन्होंने बिना कोई ब्रेक लिए अगला प्रोजेक्ट भी तुरंत ही शुरू कर दिया। इतना बोल चोई सोचने लगा कि सिर्फ स्क्रिप्ट रीड करके ऐसे ही चला जाना थोड़ा अजीब लग सकता है, इसलिए चलो कुछ मिनट्स के लिए थोड़ी बातें कर लेते हैं। भले ही व्यूजीन थोड़ा अजीब हो, लेकिन वो अब BW एंटरटेनमेंट का हिस्सा है। इतना सोच वो मैनेजर डोमिन से कुछ बातें करने लगा। फिर उसने बताया कि मैं स्केड्यूल चेक करके जितना हो सके उतना जल्दी आपको कांटेक्ट करूंगा। इतना बोल वो निकलने के लिए खड़ा हो गया। ये देख मैनेजर डोमिन ने पूछा कि तो क्या इसका मतलब मुझे फिर से इंतजार करना पड़ेगा? चोई ने बताया कि ऐसा इसलिए क्योंकि प्रोफाइलर हारियांग की काफी सारी प्रिपरेशंस बाकी हैं, मैं आपको जल्द ही कांटेक्ट करूंगा। सामने से डोमिन ने पूछा कि क्या तुम ये काम थोड़ा जल्दी कर सकते हो? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे वाकई में डायरेक्टर से डांट खानी पड़ेगी। चोई ने भी उसे हाँ में जवाब दिया। इसके बाद वो उन्हें ग्रीट कर बाहर निकल आया। फिर वो अपने आसपास नजर घुमाते हुए चेक करने लगा कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा ना।
इसके बाद उसने वूजीन के पास जाते हुए कहा कि जरा 1 मिनट यहाँ आओ। वूजीन भी इससे कंफ्यूज्ड हो गया। तभी चोई ने उसके कान में चिल्लाते हुए पूछा कि आखिर तुम इसे रिजेक्ट करना ही क्यों चाहते हो? इसके पीछे कोई तो वजह जरूर होंगी, राइट? आखिर क्यों? ये सुन वूजीन मन ही मन सोचने लगा कि हाँ, इसके पीछे एक रीजन तो है। सबस्पेस के मुताबिक ये प्रोजेक्ट ग्रेड एफ का है। ऐसे में मैं और क्या ही कर सकता हूँ। स्क्रिप्ट रीडिंग करते वक्त मैं सीक्रेटली सबस्पेस में गया था। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब वूजीन सबस्पेस में गया था। वहां पर वो उस स्क्रिप्ट का ग्रेड एफ देखकर सरप्राइज्ड हो गया। वो सोचने लगा कि ये तो ई भी नहीं बल्कि एफ है, लेकिन ये तो एक लेजेंडरी डायरेक्टर का प्रोजेक्ट है ना, तो फिर इसे ग्रेड एफ कैसे मिला? क्या ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होने वाली है या फिर क्या इसके पीछे कोई और रीजंस है? मैं ये नहीं जानता क्योंकि मैं अभी अभी एक एक्टर बना हूँ। मेरे लिए सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स के साथ बने रहना ही बेहतर होगा। मैंने सुना है कि फेल होने में कोई दिक्कत की बात नहीं है जब तक उसमें कुछ आर्टिस्टिक वैल्यू हो, लेकिन वो चीज थोड़ा रिकग्निशन पाने के बाद ही काम करती है। इतना सोच उसने वहां से एग्जिट कर दिया। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां वूजीन मन ही मन बोल रहा था कि इसीलिए मैंने इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन मैं इसे ये तो नहीं बता सकता कि ये मूवी एफ ग्रेड की है, राइट? तो चलो अभी के लिए वही बहाना बनाते हैं जो मैंने पहले बनाया था। इतना सोच उसने चोई से कहा कि ये बस मेरी फीलिंग है, या फिर कहा जाए तो मेरे इंट्यूशन के हिसाब से ये एक खराब प्रोजेक्ट है। ये सुन चोई कंफ्यूज्ड हो गया। वो वूजीन से पूछने लगा कि क्या तुमने ये सिर्फ अपनी फीलिंग्स और इंट्यूशन के चलते ही किया? क्या तुम बीमार हो? कहीं तुम्हारे सिर में दर्द तो नहीं हो रहा ना? वूजीन ने बताया कि मैं एकदम ठीक हूँ, इसलिए प्लीज इस ऑडिशन की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दीजिए। ये सुन चोई खुद को गाली देने से रोकने की कोशिश करने लगा। उसने वूजीन को देख सोचा कि क्या ये वाकई में एक क्रेजी जीनियस है जो यॉन से भी ऊपर हो, या फिर ऐसा बस मुझे ही लगता है। ये बंदा सिर्फ अनप्रेडिक्टेबल ही नहीं बल्कि एक पागल बेवकूफ है। इसके बाद सीन वूजीन के अपार्टमेंट पे शिफ्ट होता है। वो स्क्रिप्ट पकड़कर खुश होते हुए बोल रहा था कि मुझे इसकी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। इतना बोल वो वापस से सब स्पेस में जा पहुंचा। वहां उस एफ ग्रेड की स्क्रिप्ट देख उसने सोचा कि वैसे भी मुझे स्क्रिप्ट पढ़े हुए काफी वक्त हो चुका है और ऊपर से ये एक लेजेंडरी डायरेक्टर की स्क्रिप्ट है, इसीलिए मुझे इसे ट्राई करना चाहिए। शायद इससे मैं पता लगा पाऊंगा कि इसका ग्रेड एफ क्यों है। तभी स्क्रिप्ट में किसी जेम्स नाम के बंदे का ऑप्शन देख वो सोचने लगा कि क्या ये एक फॉरेनर है? ये पहली बार होगा जब मैं एक फॉरेनर की एक्टिंग कर रहा हूँ। इतना सोच उसने वो ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया। उसके ऐसा करते ही सिस्टम ने अनाउंस किया कि इंग्लिश की रीडिंग प्रिपेयर हो रही है। ये देख वूजीन सरप्राइज्ड हो गया। सिस्टम ने आगे अनाउंस किया कि प्रिपरेशंस कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद वूजीन किसी ग्रे स्पेस में जा पहुंचा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। तभी उसे अपने सामने एक अल्फाबेट दिखाई देने लगा। ये लेटर ए होता है। तभी अचानक से वो लेटर आकर वूजीन में समा गया। इससे वूजीन कराह उठा। उसे समझ नहीं आया कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। तभी उसे अपने सामने काफी सारे और अल्फाबेट्स दिखाई देने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। वो लेटर्स एक के बाद एक आकर उसमें समा गए। थोड़ी देर बाद सिस्टम ने अनाउंस किया कि इंग्लिश लैंग्वेज की रीडिंग पूरी हो चुकी है। सब स्पेस से बाहर निकलकर वूजीन अपनी जगह पे बैठा हांफने लगा। वो सोचने लगा कि अभी आखिर मेरे साथ हुआ क्या। ये सब स्पेस की स्क्रिप्ट रीडिंग से सिमिलर था। उसमें कुछ इंग्लिश लिखा हुआ था। क्या इसका मतलब कि मुझे इंग्लिश आ गई है? व्हाट द हेक हैपेंड टू मी? ओह माय गुडनेस। वूजीन हैरान होकर सोच रहा था कि मेरी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एकदम फ्लुएंट हो चुकी है। इंग्लिश तो मेरे मुंह से इतनी स्मूथली निकल रही है कि मैं अमेरिका में भी बिना किसी दिक्कत के रह सकता हूँ। सब स्पेस के चलते स्क्रिप्ट मेमोराइज करना भी ऑलरेडी इंप्रेसिव था, लेकिन अब तो मैं फॉरेन लैंग्वेज भी सीख पा रहा हूँ। क्या इसका मतलब ये है कि मैं बाद में हॉलीवुड में भी जा सकता हूँ? तो क्या इसका मतलब कि मैं अंग्रेजी पढ़ भी सकता हूँ? चलो एक बार चेक करके देखते हैं। इतना सोच वो फोन पे इंग्लिश पढ़ने की कोशिश करने लगा। वो ये जानकर खुश हो गया कि वो वाकई में इंग्लिश पढ़ पा रहा था। ये देख उसने सोचा कि तो क्या मैं सही में सब स्पेस की मदद से इंग्लिश के अलावा बाकी लैंग्वेज भी सीख सकता हूँ? ये तो काफी ऑसम होगा। अच्छा हुआ कि मैंने वो एफ ग्रेड की स्क्रिप्ट पढ़ ली। हालांकि मुझे ये अभी भी नहीं पता कि उसका ग्रेड एफ क्यों है। आखिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? इसके बाद सीन किसी अननोन जगह पे शिफ्ट होता है। वहां पर मोबाइल पे एक वॉइस रिकॉर्डिंग चल रही थी। उसमें एक लड़की बता रही थी कि 1 हफ्ते पहले डायरेक्टर ह्यून ने मुझे घर तक छोड़ने के लिए लिफ्ट दी थी, लेकिन घर की बजाय वो मुझे एक मोटेल पे ले गए। इससे मैं बहुत ही ज्यादा डर गई और तुरंत ही गाड़ी से बाहर निकलकर भाग निकली और उसके अगले दिन मुझे डायरेक्टर की टीम से निकाल दिया गया। ये सुन वहां बैठी लड़की ने पूछा कि आई एम सॉरी, लेकिन क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है? सामने से उस लड़की ने हाँ में जवाब देते हुए बताया कि मैंने गाड़ी में बैठते ही रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी, लेकिन अगर मैंने ये बात दूसरों को बता भी दी तो भी कोई मुझ पर यकीन नहीं करेगा। ये सुन इस लड़की ने कहा कि तुम चिंता मत करो,
क्योंकि वो इंडस्ट्री में एक बड़ा आदमी है, इसीलिए मैं उसे अब तक कन्फ्रंट नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब इतने सबूत के साथ मैं इसे डायरेक्टली यूट्यूब पे अपलोड कर सकती हूँ। वैसे वो डायरेक्टर एक नया प्रोजेक्ट भी शुरू करने वाला था, वो शायद अगले हफ्ते होगा। अब डायरेक्टर ह्यून का डाउनफॉल शुरू होने वाला है। फिर हमें अगले दिन वूजीन के अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है। चोई वूजीन को गुड मॉर्निंग बोलते हुए गाड़ी में बैठने को कह रहा था। वूजीन ने भी उसे ग्रीट किया। फिर उसने चोई से कहा कि आप मुझसे कंफर्टेबली बात कर सकते हैं। इतना बोल उसने मन ही मन सोचा कि मुझे ये पहले ही मेंशन कर देना चाहिए, क्योंकि इसे मेरे साथ फॉर्मली बात करते देख मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। चोई भी उसकी बात सुन पूछने लगा कि क्या मैं वाकई में कैजुअली बात कर सकता हूँ। वुजीन ने गाड़ी में बैठते हुए उसे हाँ में जवाब दिया। चोई ने आगे पूछा कि वुजीन, क्या तुम्हें प्रोफाइलर हारियांग के फर्स्ट शूट की इंफॉर्मेशन मिली? ऐसा लग रहा है कि झुंग मीन और असिस्टेंट पार्क का ही सीन पहले शूट होने वाला है, और चूंकि तुम नर्वस होने वाले बंदे नहीं हो तो तुम अच्छे से अगले 5 दिनों में उसकी प्रिपरेशंस कर लेना। ये सुन वुजीन मन ही मन बोलने लगा कि मैं रियली नर्वस हूँ। चोई ने आगे कहा कि अभी के स्केड्यूल के हिसाब से हम शुरुआत तुम्हारी ऑफिशियल प्रोफाइल बनाने से करेंगे, इसीलिए हम सबसे पहले तुम्हारी प्रोफाइल पिक्चर्स निकलवाने जाएंगे। हम एक सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव शॉप से तुम्हारा मेकअप करवाएंगे और फिर प्रोफाइल बनवाने जाएंगे। वुजीन ये सुन सरप्राइज्ड हो गया। वो अजीब से पोजेस के बारे में इमेजिन करते हुए सोचने लगा कि क्या वो लोग मुझसे पोजेस वगैरह करवाएंगे? मैंने ऐसा कुछ भी पहले नहीं किया हुआ। क्या वो एक्टिंग से सिमिलर होगा? वो मुझे थोड़ा एम्बैरेसिंग फील हो रहा है। फिर चोई ने वुजीन को बताया कि मैंने बॉक्स मूवी के ऑडिशन को भी मना कर दिया है। उसे लेकर मैनेजर दोमिन ने काफी हल्ला भी मचाया था। ये सुन वुजीन ने उसे थैंक यू बोला। चोई ने आगे कहा कि अब हमने बॉक्स मूवी को रिजेक्ट कर दिया है तो उनकी हमको लेकर इंप्रेशन ज्यादा अच्छी नहीं होगी। ये सुन वुजीन ने सोचा कि ये तो काफी नैरो माइंडेड सोच है। फिर उसने बताया कि लेकिन हम उन्हें ऑडिशन के बाद भी रिजेक्ट कर सकते थे। चोई ने उसे ना में जवाब देते हुए बताया कि पहले से ही कुछ भी शुरू ना करना ही ज्यादा बेहतर रहता है, लेकिन फिर भी हमारे लिए फ्यूचर में डायरेक्टर ह्यून के प्रोजेक्ट को पाना मुश्किल होगा। ये सुन वुजीन ने मन ही मन कहा कि हाँ, लेकिन फिर भी मैं एक F ग्रेड की मूवी में हिस्सा नहीं ले सकता। खैर, अभी मुझे इस बारे में कूल रहना चाहिए। इतना सोच उसने बेफिक्र होकर कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुन चोई सोचने लगा कि लगता है लेजेंडरी डायरेक्टर के नाम से इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाकई में अजीब है। फिर उसने वुजीन से कहा कि ठीक है, वैसे क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? वुजीन ने जवाब दिया कि मुझे एक सूट चाहिए। ये सुन चोई ने पूछा कि भला सूट क्यों? वुजीन ने मन ही मन कहा कि ऐसा इसलिए क्योंकि डायरेक्टर दोंग चुन ने मुझसे बोला है, लेकिन मैं इसे ये बता नहीं सकता, इसलिए शायद मुझे थोड़ा एरोगेंटली जवाब देना चाहिए। इतना सोच उसने चोई को बताया कि मैं उस सूट को माइजी एंड सीन शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में पहनकर जाऊंगा। ये सुन चोई हैरान रह गया। उसने सोचा कि क्या इसे वाकई में यकीन है कि डिटेक्टिव एजेंसी फाइनल्स तक पहुंच जाएगी? इसका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पर है। इतना सोच उसने वुजीन को बताया कि हाँ, डिटेक्टिव एजेंसी शायद अवार्ड जीत भी सकती है, और अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो भी एक सूट जरूरी होता है, इसलिए कंपनी उसे संभाल लेगी। और अगर सूट की बात आ ही गई है तो चलो प्रोफाइल में तुम्हारी एक सूट वाली पिक्चर भी ऐड कर ही देते हैं। ये सुन वुजीन ने इम्प्रेस्ड होकर सोचा कि क्या उनके पास लग्जरी सूट्स भी होते हैं, तो क्या फिर एक और चीज भी पॉसिबल हो सकती है? इतना सोच उसने चोई से पूछा कि अगर पॉसिबल हो तो क्या मुझे एक जापानीज स्क्रिप्ट मिल सकती है? ये सुन चोई सरप्राइज्ड हो गया। उसने वुजीन से पूछा कि अब अचानक से तुम्हें एक जापानीज स्क्रिप्ट क्यों चाहिए? वुजीन ने बताया कि बस ऐसे ही, मैं एक बार उसे देखना चाहता हूँ। ये सुन चोई ने कंफ्यूज होकर सोचा कि इसे समझना मेरे बस की बात नहीं है। यौन को संभालना मेरे लिए ऑलरेडी मुश्किल था, और अब ये एक और पागल आ गया। आखिर मुझे क्रेजी लोग ही क्यों मिलते हैं? लेकिन फिर भी ये क्रेजी लोग बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड भी हैं। इसके बाद सीन किसी स्टूडियो में शिफ्ट होता है जहां फोटोज ली जा रही थी। वहां खड़े लोग वुजीन को हैंडसम बोलकर तारीफ करते हुए पूछ रहे थे कि क्या ये एक नौसिखिया है? चोई भी उनकी बातें सुन खुश हो रहा था। वहीं वुजीन मेकअप और सूट पहन के एकदम डैशिंग बना खड़ा था। ये देख वुजीन खुश होते हुए सोचने लगा कि थोड़ा मेकअप और सूट पहनने की वजह से इसकी वाइब वाकई में चेंज हो चुकी है। वो अब एकदम टॉप एक्टर जैसा लग रहा है। तभी वहां बैठी एक लड़की ने चोई को आवाज लगाते हुए पूछा कि वुजीन की ये फोटोज कैसी रहेगी? चोई ने कहा कि चलो देख लेते हैं। फिर वो वुजीन की फोटो देख बोलने लगा कि ये तो बहुत ही अमेजिंग है, हम इसे BW एंटरटेनमेंट की वेबसाइट पे लगाएंगे। तभी उसका फोन बजने लगा। ये पीढ़ी मानवू का कॉल होता है। उसके फोन उठाने पर मानवू ने पूछा कि क्या तुम बिजी हो? मैं बस जानना चाहता था कि वुजीन BW एंटरटेनमेंट में अच्छे से सेटल तो कर पा रहा है ना? क्या वो कोई और डायरेक्टर से मिला? सामने से चोई ने कहा कि प्लीज इस बात को एक सीक्रेट रखिएगा। मुझे डायरेक्टर ह्यून से उनका नेक्स्ट प्रोजेक्ट ज्वाइन करने का कॉल आया था, लेकिन वुजीन ने उसे रिजेक्ट कर दिया। ये सुन मानवू ने पूछा कि क्या इसकी कोई वजह है?
चोई ने बताया कि वूजीन के मुताबिक स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद उसकी इंट्यूशन को कुछ खराब फीलिंग आ रही थी। ये सुन मानवू हैरान रह गया। वो वूजीन के साथ हुई पहले वाली बात याद कर सोचने लगा कि फिर से इंट्यूशन, क्या इसने कोई जादू टोना किया है? हालांकि ये बात अभी भी अनसर्टन है क्योंकि प्रोफाइलर हारियांग और डिटेक्टिव एजेंसी अभी रिलीज नहीं हुए। लेकिन वूजीन की इंट्यूशन कुछ अजीब सी लगती है। क्या उसके पास वाकई में अच्छे प्रोजेक्ट्स को पहचानने की एबिलिटी है? क्या डायरेक्टर ह्यून की स्क्रिप्ट वाकई में उतनी खराब रही होगी? लेकिन अगर वूजीन उन्हें ज्वाइन कर लेता तो क्या ये उसके लिए अच्छा नहीं होता? इतना सोच उसने चोई से कहा कि अब एक्टर ही मना कर रहा है तो हम भी और क्या ही कर सकते हैं। चोई ने भी उसकी बात से अग्री कर कंसिडरेशन के लिए थैंक यू बोलते हुए कॉल काट दिया। मानवू ने सोचा कि इस वूजीन को देखने में काफी मजा आ रहा है। तभी उसका फोन फिर से बजने लगा। ये एक अननोन नंबर होता है। सामने से आवाज आई कि मैं डायरेक्टर तायक बोल रहा हूँ। ये सुन मानवू पूरी तरह से हैरान रह गया। वो सोचने लगा कि आखिर वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स पूरे देश को छोड़ अचानक से मुझे ही कांटेक्ट क्यों करेंगे। तभी सामने से डायरेक्टर तायक ने बताया कि मैंने तुम्हारा नंबर इसलिए लिया क्योंकि मैं किसी चीज को लेकर क्यूरियस था। मैंने सुना है कि तुम एक ड्रामा की तैयारियां कर रहे हो, राइट? क्या मैं सीक्रेटली आकर उसके पहले दिन की शूटिंग देख सकता हूँ? ये सुन मानवू कंफ्यूज्ड हो गया। डायरेक्टर तायक ने आगे बताया कि मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि जब तक मैं कोई चीज खुद से ना देखूं तब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं होता, इसलिए मैं तुमसे ये फेवर मांग रहा हूँ। उसकी बात सुन मानवू सोचने लगा कि क्या ये झुंगमीन की वजह से हो सकता है। लेकिन झुंगमीन जैसे टॉप एक्टर के लिए तो किसी भी तरह के कॉन्फर्मेशन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। डायरेक्टर तायक एक स्टबर्न इंसान है। वो एक्टर के नाम से ज्यादा उसकी स्किल की वैल्यू करते हैं। इतना सोच उसने जवाब दिया कि ठीक है, मैं जल्द ही आपको एग्जैक्ट डेट एंड टाइम के साथ कांटेक्ट करूंगा। फिर कॉल काटकर वो सोचने लगा कि तो इसका मतलब डायरेक्टर तायक शूटिंग देखने आ रहे हैं। शायद ये उस मॉन्स्टर वूजीन के बारे में भी हो सकता है। इसके बाद सीन किसी अननोन जगह पर शिफ्ट होता है जहां एक बंदा पूछ रहा था कि पीडी मानवू ने क्या जवाब दिया। डायरेक्टर तायक ने मुस्कुराते हुए बताया कि मानवू ने हाँ बोला है। वैसे उसका नंबर देने के लिए शुक्रिया। अब तुम्हारी वजह से मुझे नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तैयारी करने में आसानी होगी। ये सुन उस डायरेक्टर जिसका की नाम ली गिलजू होता है, उसने पूछा कि आखिर ये किस बारे में है। तभी उसके सामने बैठा एक और बंदा बोलने लगा कि अभी के लिए हमारी पोजीशंस होल्ड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं और तायक हम दोनों जल्द ही अपने अपने प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करने वाले हैं। डायरेक्टर गिल ने उसकी बात से अग्री करते हुए कहा कि तुम बता रहे थे कि तुम अगला प्रोजेक्ट जल्द ही स्टार्ट करने वाले हो, क्या तुमने अब तक उसके ऑडिशंस लिए? ये सुन वो बंदा बोलने लगा कि मैं ऑडिशंस के बारे में ही बात करना चाहता था। दरअसल ये बंदा डायरेक्टर ह्यून होता है। ह्यून बोलने लगा कि रिसेंटली मैंने कुछ अब्सर्ड चीज एक्सपीरियंस की। एक बेनाम एक्टर ने मेरे ऑडिशन को इंसल्ट किया। मुझे उस पर बहुत ही गुस्सा आ रहा है। आखिर वो खुद को समझता क्या है? कम से कम उसे मेरे सामने आकर पोलाइटली बात करनी चाहिए थी। सामने से डायरेक्टर गिल ने उसकी बात से अग्री करते हुए पूछा कि वैसे उस बंदे का नाम क्या है? ह्यून ने चिढ़ते हुए बताया कि उसका नाम वूजीन है। वो बस एक्टर बनने की तैयारी कर रहा है। अगर वो कभी तुम्हारे सेट पर आए तो उसे भगा देना। उसके जैसा बंदा सक्सेसफुल होना डिजर्व नहीं करता, फिर चाहे उसकी एक्टिंग अच्छी ही क्यों ना हो। ये सुन डायरेक्टर तायक ने कहा कि उसका भी कोई रीजन रहा होगा, राइट? पर्सनली मेरा मानना है कि अगर एक्टर की एक्टिंग अच्छी हो तो सब कुछ ठीक है। उसकी बात सुन ह्यून भड़कते हुए पूछने लगा कि क्या तुम्हें सही में ऐसा लगता है? उसके जैसे बंदे को शुरू से ही उसकी औकात दिखानी ही चाहिए। सामने से डायरेक्टर तायक ने कहा कि तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम में ही कॉन्फिडेंस की कमी है। ये सुन ह्यून ने चिढ़ते हुए पूछा कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम थोड़ा रूड हो रहे हो? डायरेक्टर गिल भी उन दोनों को शांत करवाने की कोशिश कर रहा था। तभी उसका फोन बजने लगा। अपने फोन पर कुछ देख वो चौंक गया। ह्यून और तायक भी ये देख सरप्राइज्ड हो गए। फिर डायरेक्टर गिल डायरेक्टर तायक के कान में कुछ बताने लगा। ये देख ह्यून ने पूछा कि तुम लोग ये क्या फुसफुसा रहे हो? अभी डायरेक्टर गिल ने अपनी जगह से खड़े होकर बहाना बनाते हुए कहा कि मुझे एक जरूरी काम आ गया है, इसीलिए मैं निकल रहा हूँ। इतना बोल वो वहां से निकल लिया। ये देख ह्यून ने पूछा कि आखिर वो क्या फुसफुसा रहा था। तभी डायरेक्टर तायक ह्यून से बोलने लगा कि अभी के लिए तुम्हें वूजीन जैसे किसी अनजान एक्टर के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये सुन ह्यून कंफ्यूज्ड हो गया। डायरेक्टर तायक ने अपना फोन उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा कि ये वक्त दूसरों को क्रिटिसाइज करने का नहीं है, तुम्हारी खुद की जिंदगी बर्बाद हो रही है। ह्यून भी फोन पे अपने बारे में ब्रेकिंग न्यूज पढ़कर चौंक गया। किसी 9 लाख सब्सक्राइबर्स वाले यूट्यूब चैनल ने उसकी गंदी करतूतें एक्सपोज कर दी थी। ये देखकर ह्यून के तो होश ही उड़ गए। डायरेक्टर तायक ने अपना फोन वापस लेते हुए पूछा कि क्या मेरी पहले कही गई बात याद है? कुछ वक्त के लिए ये पोजीशन होल्ड करना थोड़ा मुश्किल होगा, और जिस हिसाब से ये न्यूज चल रही है उससे तो लगता है कि वो वक्त पूरी जिंदगी हो सकता है। तुमने एक गुनाह किया है, इसलिए तुम्हें सजा तो भुगतनी ही होगी। अपना ख्याल रखना और साथ ही अपने किए कर्मों का पश्चाताप भी कर लेना। इतना बोल डायरेक्टर तायक वहां से निकलने लगा।
पीछे से ह्यून उसे रोकने की कोशिश करते हुए बोलने लगा कि इसमें जरूर कुछ गलत फहमी हुई है, मुझे इसे इन्वेस्टिगेट करना होगा। तभी उसका फोन बजने लगा। ये देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने परेशान होकर मन ही मन कहा कि अब तो मेरे लग गए। इसके बाद सीन प्रोफाइलर हारियांग की शूटिंग वाली जगह पे शिफ्ट होता है। वूजीन भी वहां पहुंच चुका था। वहां पर स्टाफ के लोग बहुत सारी तैयारियां करने में लगे हुए थे। वूजीन ये देखकर हैरान रह गया। उसने उस जगह को देख हैरान होकर सोचा कि ये तो किसी मॉल जितना बड़ा है। अब मुझे पादने जैसा फील हो रहा है, शायद ऐसा अचानक से नर्वस होने की वजह से हो रहा है। वहीं मास्क से अपना चेहरा छिपाकर खड़े हुए डायरेक्टर ताइक ने वूजीन को देख सोचा कि लगता है ये बंदा सरप्राइज्ड है। क्या वो इस बड़े फिल्म साइट कॉम्प्लेक्स पर पहली बार आया है? भले ही वो बाहर से एक एक्टर लगता हो, लेकिन चूंकि ये उसकी पहली शूटिंग है, वो अभी भी एक नौसिखिया है। ये काफी क्यूट है। मुझे उम्मीद है कि वो नर्वसनेस की वजह से एक्टिंग के दौरान कोई गलती ना कर दे। मानवू ने भी डायरेक्टर ताइक को देख लिया था। उसने मन ही मन सोचा कि लगता है जल्द ही कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिर उसने चोई के पास जाकर पूछा कि क्या अब तुम खुश हो? योन पहले से ही एक इनक्रेडिबल एक्ट्रेस थी और अब तो वूजीन जैसे एक अमेजिंग एक्टर ने भी BW एंटरटेनमेंट को ज्वाइन कर लिया है। सोई ने मुस्कुराते हुए पूछा कि आप क्या बात कर रहे हैं? मुझे अब और भी मुश्किलें झेलनी पड़ेगी क्योंकि वो दोनों ही ऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसके लिए तैयार हूँ, स्पेशली वूजीन के लिए। मानवू ने कहा कि मैं भी ये जानने के लिए क्यूरियस हूँ कि वूजीन कितना ग्रो होगा। लेकिन क्या मामला वूजीन के डायरेक्टर ह्यून को रिजेक्ट करने तक ही निपट गया? ये सुन चोई ने अपना सिर पकड़ते हुए हाँ में जवाब दिया और बताया कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि किसी दिन मैं डायरेक्टर ह्यून को रिजेक्ट करूंगा, और वो भी सिर्फ इंट्यूशन की वजह से। इंट्यूशन की बात सुन मानवू ने हंसते हुए कहा कि मैं भी उस बारे में जानने के लिए क्यूरियस हूँ। ये सुन चोई कंफ्यूज हो गया। मानवू ने बताया कि वो तो बस मैं ऐसे ही बोल रहा था। तभी अचानक से लोगों का शोर शराबा सुन वो सरप्राइज्ड हो गया। उसने पूछा कि आखिर ये शोर किस बात का है, यहाँ पर क्या चल रहा है? तभी एक लड़की ने अपना फोन मानवू की ओर करते हुए कहा कि प्लीज इसे देखिए, ये आर्टिकल अभी अभी आया है, ये कोई मजाक की बात नहीं है। मानवू और चोई भी उस आर्टिकल को पढ़ने लगे। उसे पढ़कर उन दोनों के ही होश उड़ गए। मानवू ने उस लड़की का फोन पकड़कर आर्टिकल में लिखी हुई चीज दोहराते हुए कहा कि डायरेक्टर ह्यून का लेजेंड के टाइटल के पीछे छिपा असली डिस्गस्टिंग चेहरा, उसकी गंदी हरकतें एक 9 लाख सब्सक्राइबर वाले यूट्यूबर ने एक्सपोज कर दी है। आखिर ये क्या है? क्या ये वाकई में डायरेक्टर ह्यून के बारे में है? आखिर यहाँ चल क्या रहा है? चोई ने भी आर्टिकल पढ़ते हुए कहा कि इसका कॉन्टेक्स्ट देखकर तो नहीं लगता कि ये कोई अफवाह होगी, लेकिन अगर ये वाकई में सच है तो डायरेक्टर ह्यून बर्बाद हो जाएंगे। तभी मानवू ने पूछा कि अगर ये बात सच है तो क्या इसका मतलब? इतना बोल वो दोनों ही अपने सामने देखने लगे। वो अपने सामने खड़े वूजीन को देख रहे थे। उन्हें उसकी इंट्यूशन वाली बात याद आ गई। उन दोनों के ही वो बात याद कर होश उड़ गए। मानवू मन ही मन बोलने लगा कि ये तो कोई जादू टोना भी नहीं हो सकता। क्या वो फ्यूचर भी देख सकता है? चोई ने भी हैरान होकर सोचा कि क्या इसे किसी स्पिरिट ने पोजेस कर लिया था? आखिर इसे ये सब सिर्फ इंट्यूशन से ही कैसे पता चल गया? आखिर ये बंदा क्या चीज है? वहीं उनकी बातों से बेखबर वूजीन मन ही मन हंसते हुए बोल रहा था कि यहाँ चल रहे शोर शराबे की वजह से मेरी पादने की आवाज साइलेंस हो गई। फिर थोड़ी देर बाद वूजीन ने भी डायरेक्टर ह्यून वाली न्यूज पढ़ ली। अब उसे समझ आ चुका था कि आखिर उस फिल्म का ग्रेड F क्यों था। वो सोचने लगा कि मुझे ये तो लगा ही था कि फिल्म के व्यूज पूरी तरह से फेल होने वाले हैं, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि वो इस तरह से होगा। तभी अचानक पीछे से आकर मानवू ने उससे पूछा कि क्या तुमने उसे इसलिए रिजेक्ट किया था क्योंकि तुम्हें इस बारे में पता था? वूजीन ऐसे अचानक से उनको देख चौंक गया। चोई ने भी कहा कि मुझे उम्मीद है कि तुम डायरेक्टर ह्यून वाला मैटर एक्सप्लेन कर सको। ये सुन वूजीन ने सोचा कि उस बारे में तो मैं खुद भी हैरान हूँ। लगता है कि मेरा इंट्यूशन किसी तरह से फ्यूचर की प्रेडिक्शन जैसा है, लेकिन ये कोई उतनी भी बड़ी बात नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि झूठ बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना सोच उसने जवाब दिया कि ये बस एक कोइंसिडेंस था। चोई ने भी ये सुन कहा कि हाँ, ये बात तो कोई भी बता सकता है कि ये एक कोइंसिडेंस था, लेकिन तुम्हारी टाइमिंग एकदम सुपर्ब थी। मानवू ने भी सोचा कि ये सिचुएशन वाकई में अनएक्सप्लेनेबल है, लेकिन असली दिक्कत है इसकी इंट्यूशन, जो कि इस सिचुएशन के साथ कोइंसाइड होती है, और ऊपर से इतने शोर शराबे के बीच ये रिडिकुलसली शांत है। ऐसा लग रहा है मानो वूजीन को इस बात से फर्क ही न पड़ता हो, मानो ऐसी चीजें इसके लिए रोज की बात है। शायद इसके उस मिस्टीरियस पास्ट में ऐसी चीजें आम बात होती होगी। इतना सोच वो बोलने लगा कि तो इसका मतलब ये वाकई में जादू टोना है। वूजीन ये सुन कंफ्यूज हो गया। मानवू ने बताया कि मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ। फिर उसने आगे बताया कि अभी का आधा स्केड्यूल असिस्टेंट पार्क का है, बाकी के लीड और सपोर्टिंग रोल्स अगले दिन से ज्वाइन करेंगे, इसलिए अभी तुम सिर्फ झुंग मीन के साथ ही शूट कर रहे होंगे। वूजीन ने भी उसे ठीक है कहा। मानवू ने आगे बताया कि तुम अभी शूटिंग स्टार्ट होने से पहले अपना मेकअप और आउटफिट भी ले सकते हो।
वैसे तुम्हारा स्टाइलिस्ट कहाँ है? चोई ने बताया कि मैं उन्हें अभी इंट्रोड्यूस करने ही वाला था। इतना बोल उसने पीछे मुड़कर सुहवान और येजुंग को अपने पास आने को कहा। उसने वुजीन को बताया कि मैं तुम्हें नए मेंबर से इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं जो तुम्हारे लिए काम करेंगे। झांग सुहवान तुम्हारा हेयर स्टाइलिस्ट है और हान येजुंग तुम्हारी स्टाइलिस्ट है। झांग ने एक्साइटेड होकर वुजीन को ग्रीट करते हुए बताया कि मैं तुमसे छोटा हूं, इसलिए तुम मुझे कंफर्टेबली ट्रीट कर सकते हो। येजुंग ने भी वुजीन को ग्रीट करते हुए बताया कि मैंने ऑलरेडी हारयांग की स्टाइल और कंटेंट देखकर आउटफिट तैयार कर दी है। वुजीन ने भी उन्हें ग्रीट किया। चोई ने हंसते हुए उन्हें वुजीन की टीम बुलाकर अपना बेस्ट करने को कहा। फिर मानवू ने येजुंग से पूछा कि तुमने ऑलरेडी असिस्टेंट पार्क की आउटफिट तैयार कर दी है, राइट? चलो उसे साथ में इंस्पेक्ट करते हैं। येजुंग ने भी उसे ठीक है कहा। फिर जाने से पहले मानवू ने वुजीन को बताया कि तुम्हारे साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड हैप्पी चीज हो सकती है। ये ऐसा होगा कि तुम्हारी कबाड़ा गाड़ी जा चुकी है और एक फॉरेन गाड़ी आने वाली है। ये सुन वुजीन कंफ्यूज्ड हो गया। उसने मानवू से पूछा कि आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? मानवू ने डायरेक्टर तायक की ओर देखते हुए बताया कि मेरे कहने का मतलब ये है कि फिल्मिंग साइट पे एक फॉरेन कार आ चुकी है। इतना बोल मानवू वहां से निकल गया। फिर चोई ने वुजीन को बताया कि अब मैं भी निकल रहा हूँ। तभी जांग वुजीन से पूछने लगा कि क्या ये जगह कुछ ज्यादा ही बड़ी नहीं है? वुजीन, क्या तुम ठीक हो? मैं तो काफी नर्वस हूँ क्योंकि ये मेरा पहली बार है। ये सुन वुजीन ने सोचा कि शायद डिटेक्टिव एजेंसी के शूट की वजह से मैं अभी नर्वस नहीं हूँ, लेकिन मैं पूरी तरह से रिलैक्स्ड भी नहीं हूँ। इतना सोच उसने झांग से कहा कि सब कुछ ठीक ही होगा। झांग ने भी एक्साइटेड होकर उसे हाँ में जवाब देते हुए कहा कि मैं सीक्रेटली गहरी सांसें लूंगा। वुजीन भी मन ही मन सोचने लगा कि आखिर डिटेक्टिव एजेंसी की एडिटिंग कैसी चल रही होगी। वहीं हमें दूसरी ओर कोई बंदा अपने कंप्यूटर पे काम करता हुआ दिखाई देता है। उसके पीछे खड़े दोंगचुन ने उसे सीन रिवाइंड करने को कहा। वो बंदा भी उसके कहे मुताबिक करने लगा। दोंगचुन ने उस सीन को एनालाइज करके बताया कि ये नहीं चलेगा, चलो इसके बाद पिछला वाला कट भी फिक्स करते हैं। ये सुन वो बंदा परेशान होकर बोलने लगा कि लेकिन डायरेक्टर, हम ये ऑलरेडी तीसरी बार एडिट कर रहे हैं और ऊपर से हमारे पास ज्यादा वक्त भी नहीं है। दोंगचुन ने उसकी बात नकारते हुए कहा कि एक्टर्स ने काफी ज्यादा सिंसेरिटी दिखाई है, इसलिए डायरेक्टर के तौर पे मैं भी एडिटिंग में कमी नहीं रहने दे सकता। ये सुन वहां बैठा बंदा बोलने लगा कि वो तो ठीक है, लेकिन क्या आप वैसे सेटिस्फाई हो जाएंगे? अगर आप ज्यादा ग्रीडी हुए तो ये बैकफायर भी कर सकता है। लेकिन वुजीन उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए उसे सीन में कुछ चेंजेस करने के इंस्ट्रक्शंस देने लगा। उसने मन ही मन कहा कि भले ही ये परफेक्ट ना हो, लेकिन एकदम प्रॉपर तो होना ही चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वुजीन मेरी एडिटिंग की वजह से फ्लॉप हो। जैसे जैसे दोंगचुन फिल्म में एडिट किए जा रहा था, वैसे वैसे डिटेक्टिव एजेंसी की स्क्रिप्ट का ग्रेड बी से बढ़कर ग्रेड ए हो गया।